वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे। 26 अप्रैल 2023 द केरला स्टोरी इस मूवी का ट्रेलर रिलीज होता है और रियल लाइफ हादसों पर बेस्ड इस मूवी के अंदर केरला और मुस्लिम रिलीजन को लेकर कुछ बहुत ही भयानक खुलासे करे जाते हैं। शालिनी उन्नीकृष्णन, ए हिंदू फ्रॉम केरला। हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। आईसिस कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना जरूरी है। लेकिन ये सब कुछ झूठ है। जिन रियल लाइफ स्टोरीज की, जिन लड़कियों की इस मूवी के अंदर बात करी गई है वो असलियत में एग्जिस्ट ही नहीं करती। और सच तो ये कि आज से नहीं बल्कि कई सालों से सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए ये पॉलिटिकल पार्टीज हमें कुछ ऐसे दर्दनाक हादसे बेच रही है जिनके सच होने का कोई सबूत आज तक मिला ही नहीं है। लव जिहाद एक प्रोवोकेटिव टर्म जहाँ पर प्यार को वायलेंस और दहशतगर्दी से लिंक करा जाता है और ये साल 2009 में हमारे देश में बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगा। ये टर्म एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को रेफर करती है जहाँ पर ये माना जाता है कि मुस्लिम लड़के नॉन मुस्लिम लड़कियों को प्यार का झांसा देकर उनको मुस्लिम में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसके बाद इन मुस्लिम लड़कियों को या तो मिलिटेंट्स या फिर मिलिटेंट्स का साथी बनाकर दहशतगर्दी करने के लिए मजबूर करा जाता है। बीजेपी जब 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर में आती है तो उनके द्वारा इस चीज से लड़ने के लिए एक एक्टिव कैंपेन निकाला जाता है और सिर्फ सेंट्रल में नहीं बल्कि जब जब स्टेट इलेक्शंस होते हैं तब भी इस चीज को पार्टी कैंपेन्स के अंदर हाईलाइट बनाकर रखा जाता है और खास करके तब जब साउथ इंडियन स्टेट्स की बात हो। कर्नाटका के बीजेपी डिस्ट्रिक्ट यूनिट के प्रेसिडेंट मिस्टर सुदर्शन मोदबिद्री टाइम्स ऑफ इंडिया को बताते हैं कि उनकी सरकार लव जिहाद और आतंकवाद के सख्त खिलाफ है और जहां पर भी लोगों को हिंदू धर्म से अलग करके इस्लाम में जोड़ा जा रहा है वहां पर हिंदू धर्म की लड़कियों को बचाने के लिए सरकार तगड़े से तगड़ा एक्शन लेगी। लेकिन आखिर इस पूरे लव जिहाद के पीछे का सच क्या है? क्या सच में नॉन मुस्लिम लड़कियों को मुसलमान बनाकर आतंकवाद की तरफ ढकेला जा रहा है या फिर इस सबके पीछे की कहानी कुछ और ही है? तो आइए जरा इन सारी चीजों को डिटेल में समझते हैं। मेरी और पूरी ओपन मीडिया टीम की आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज आप इस वीडियो को रिलीजियस एंगल से ना देखें। हमारी टीम सारे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करती है और हम ये मानते हैं कि सब लोगों को लव और रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो प्लीज इस वीडियो को देखते हुए रिलीजियस पर्सपेक्टिव से ना देखें और सारे फैक्ट्स और एविडेंसेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। हम लोग किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है। लव जिहाद जिसको रोमियो जिहाद भी कहा जाता है, अगर हम इस चीज की डेफिनेशन पर जाए तो ये मुस्लिम्स के अगेंस्ट हिंदुत्व द्वारा बनाई गई एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जहां पर ये माना जाता है कि मुस्लिम लड़के नॉन मुस्लिम लड़कियों को प्यार का झांसा देकर उनको इस्लाम के अंदर कन्वर्ट होने पर मजबूर करते हैं। इसको इंडिया के अगेंस्ट एक मुस्लिम वॉर कहा जाता है और ऐसा क्लेम करा जा रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी लोगों का रिलीजन चेंज करा के भारत पे अपना डोमिनेशन बनाना चाहती है। पर इस सब की शुरुआत कहां से हुई, पहले इसको समझते हैं। 1920s में यूपी में आर्य समाज ने शुद्धि मूवमेंट की शुरुआत करी थी जिसका मकसद ये था उन लोगों को वापस से हिंदू बनाना जो कि धर्म चेंज करके इस्लाम में कन्वर्ट हो गए हैं। पर इस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए आर्य समाज को मेजॉरिटी कम्युनिटी का सपोर्ट चाहिए था। तो इस मेजॉरिटी कम्युनिटी के सपोर्ट को इकट्ठा करने के लिए लव जिहाद इस टर्म को लोगों के सामने रखा गया जिससे हिंदू कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ हो गई, क्योंकि उन्हें यह विश्वास दिलाया गया कि ये मुस्लिम लड़के हमारी हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर हमारे हिंदू समाज से अलग कर रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो ये बात बहुत ही ज्यादा इमोशनल है और यही कारण है कि इस चीज का इस्तेमाल आज भी आपको मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। वो कैसे, ये बात आपको आगे पता लगेगी। फिर साल 2009 में जाकर इस चीज को काफी सारे हिंदुत्व पब्लिकेशंस ने एक प्रोपेगेंडा कैंपेन के तौर पर इस्तेमाल करना चालू कर दिया जिसके अंदर संतन प्रभात और हिंदू जनजागृति समिति ऐसे कई सारे नाम शामिल थे। इस चीज पर कई ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई गई जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद, जिनके बनने के बाद ये कॉन्स्पिरेसी और भी ज्यादा मजबूत हो गई। अब ध्यान देना, ये सब कुछ यूपी में हो रहा था और साल था 2014 जिस साल लोकसभा के इलेक्शंस होने थे। लेकिन यूपी ही क्यों? तो इसका सीधा सा कारण है लेजिस्लेटिव असेंबली। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा स्टेट है जिसकी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 404 मेंबर्स हैं। मतलब कि अगर जनरल इलेक्शंस में किसी को पावर चाहिए तो यूपी को जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बेसिक साइकोलॉजी है, जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी इस देश के सबसे बड़े और सबसे पावरफुल लेजिस्लेटिव स्टेट के अंदर मेजॉरिटी हासिल करती है तो बाकी स्टेट के लोग भी अपने असेंबली के अंदर उसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। इस चीज के चांसेस बढ़ जाते हैं और वही हुआ। साल 2014 में बीजेपी इलेक्शन जीतती है और नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, जिसके बाद लव जिहाद के इस कॉन्सेप्ट को इंस्टीट्यूशनलाइज करा जाता है उन सभी मीडिया हाउसेस के थ्रू जो कि प्रो गवर्नमेंट है। हम में से ज्यादातर लोग पॉलिटिक्स के बारे में काफी कम जानते हैं। इलेक्शंस कैसे कंडक्ट होते हैं, वोटिंग के क्या रूल्स होते हैं, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है और प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट आखिर इलेक्ट कैसे होते हैं और ऐसी कई सारी चीजें। और बहुत समय तक मुझे भी नहीं पता था, इसलिए मैंने ये सब कुछ सीखने के लिए द इलेक्शन प्रोसेस कुकू एफएम के ऊपर इस ऑडियो बुक की मदद ली। इस ऑडियो बुक में आपको डिटेल में बताया गया कि चुनाव शुरू होने से लेकर खत्म होने तक आखिर हर एक चीज कैसे एग्जीक्यूट होती है। ये सब कुछ जानना इसलिए भी जरूरी है ताकि हमें उन लूप
होल्स के बारे में पता लग पाए जो कि ये पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के टाइम पर जीतने के लिए इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा कुको एफएम के ऊपर आपको 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स और शोज मिल जाएंगे, मोटिवेशन और सेल्फ हेल्प से लेकर बिजनेस और फाइनेंस तक, और यहाँ तक कि पॉलिटिक्स और रिलीजन के ऊपर भी। इस वक्त कुको एफएम के ऊपर 15 लाख से भी ज्यादा एक्टिव हिंदी सब्सक्राइबर्स हैं जो कि हर महीने बढ़ते जा रहे हैं। देखो, ऑडियो बुक इस्तेमाल करने से समय भी बचता है, और अगर आप मेरा कूपन कोड ADI30 यूज करोगे तो आपके पैसे भी बचेंगे, क्योंकि इससे आपको अपने कुको एफएम के पहले मंथ के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 30% का ऑफ मिल जाएगा, यानी कि ये आपका हो सकता है सिर्फ ₹69 में। इसलिए अगर आपने हेवी डिस्काउंट का ऑफर मिस कर दिया तो अभी भी आपके लिए मौका है। कुको एफएम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, और मेरा कूपन कोड ADI30 इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलना, वरना डिस्काउंट का मजा नहीं उठा पाओगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में यूपी के सीनियर एसपी मिस्टर शलभ माथुर ये कहते हैं, लव जिहाद सिर्फ इसलिए टर्म किया गया है ताकि लोगों में डर फैले और सोसाइटी के अंदर कम्युनल लाइंस को डिवाइड किया जा सके। फिर सितंबर 2014 में बीजेपी के एमपी साक्षी महाराज ये क्लेम करते हैं कि मदरसे में कुछ मुस्लिम लड़कों को पैसे दिए जा रहे हैं और मोटिवेट करा जा रहा है कि वो सिख लड़कियों के साथ अफेयर करे, यहाँ तक कि ब्रैकेट्स बना रखे हैं। अगर लड़की सिख होगी तो 11 लाख रुपए, हिंदू होगी तो 10 लाख रुपए और जैन होगी तो 7 लाख रुपए। लेकिन जामियत उलमा हिंद के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर अब्दुल रजाक खान इन सारी बातों को डिनाई करते हैं और ये बताते हैं कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ देश में शांति को डिस्टर्ब करने और लोगों में एक्सट्रीम इमोशंस को जगाने के लिए करा जा रहा है। कई सारे बीजेपी रूल स्टेट्स जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका, इन सभी के अंदर ऐसे लॉज लाए गए हैं जो कि फोर्सेबल कन्वर्जन्स थ्रू मैरिज को रोकते हैं, और इनको नाम दिया गया है लव जिहाद लॉज। साल 2021 में केरला के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस और असम के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस, इन दोनों के अंदर कैंपेनिंग के दौरान बीजेपी ये प्रॉमिस करती है कि वो लोग अगर इलेक्शन जीतते हैं तो वो लव जिहाद को बैन करने के लिए सख्त से सख्त लॉज लेकर आएंगे। लेकिन इन लॉज को लेकर आना, ये चीजों को बैन करना और लव जिहाद को लेकर लोगों के अंदर इतना एक्सट्रीम इमोशन, आखिर चीजें यहां तक पहुंची कैसे, और जो रियल में करी गई इन्वेस्टिगेशंस है आखिर वो क्या कहती हैं। दी इकोनॉमिस्ट के एक लेटेस्ट आर्टिकल के हिसाब से काफी सारी इन्वेस्टिगेशंस रिपीटेडली करी गई है, लेकिन कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सामने नहीं आई है जो कि ये प्लान्ड कन्वर्जन्स करती हैं। यहां तक कि काफी सारे रिपोर्टर्स ने इस लव जिहाद के क्लेम को एक्सपोज करते हुए ये कहा है कि इट इज जस्ट अ बिल्ट अप फैंटेसी, जिसको इलेक्शन के टाइम पर सबसे ज्यादा हाईलाइट करा जाता है। अब इन सारी चीजों को जरा 3 स्टेट्स के ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन से समझते हैं। पहला है कर्नाटका। साल 2009 में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिस्टर जेकब पुनोज भी ये कहते हैं कि ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला है जो कि एक प्रूव करता हो कि कोई भी ग्रुप या इंडिविजुअल प्यार के नाम पर लोगों का रिलीजन कन्वर्ट करवा रहा है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां कन्वर्ट नहीं हुई, बट उनको किसी ने भी प्रेशराइज नहीं करा है, जबरदस्ती नहीं करी है उनके साथ। और अर्ली 2010 में भी कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट कर्नाटका के हाई कोर्ट को यह बताते हुए कहती है कि बहुत सारी लड़कियां खुद अपनी मर्जी से कन्वर्ट हुई है, पर ऐसा करने के लिए उन्हें किसी ऑर्गेनाइजेशन ने फोर्स नहीं किया है। अब आते हैं दूसरी स्टेट के ऊपर जो कि केरला। साल 2009 में पुलिस ने कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट सबमिट करी थी जिनमें ये दावा करा गया था कि कुछ फॉरेन फंडेड नेटवर्क्स हैं जो कि ये रिलीजियस कन्वर्जन्स करवा रहे हैं, पर इसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला था, ये सिर्फ एक अनुमान था। साल 2009 में केरला के हाई कोर्ट के अंदर 2 लोगों को अरेस्ट करके पेश किया जाता है और ये केस बनाया जाता है कि ये लोग पिछले 4 साल से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं जो कि करीब 3 से 4 हजार लोगों को कन्वर्ट कर चुके हैं। पर उस हाई कोर्ट के जज मिस्टर एम शशिधरन नंबियार इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं, क्योंकि उनको इन आरोपों के खिलाफ कोई भी एविडेंस मिला ही नहीं था जो कि इसको प्रूव कर पाए। अब आते हैं उत्तर प्रदेश पे। सितंबर 2014 के अंदर रॉयटर्स की एक रिपोर्ट ये कंफर्म करती है कि यूपी पुलिस को लव जिहाद के अगेंस्ट कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, और उसी महीने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश को 10 दिन दिए कि लव जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना बंद कर दे, और ये भी ऑर्डर दिया कि योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। पर सवाल है कि आखिर ये कहानी यहाँ तक पहुंची कैसे। तो ये बात है लेट 2000s की, जब लव जिहाद ये टर्म ओरिजिनेट हुआ था केरला और कर्नाटका में। जब साल 2007 में हिंदू जनागृति समिति इन लोगों ने मुस्लिम लड़कों के अगेंस्ट एक कैंपेन शुरू किया जहां पर हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों से दूर रहने के लिए कह दिया जाता था। इनका यह मानना था कि मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को हिंदू समाज से अलग करके अपने समाज को और ज्यादा ताकतवर बनाना चाह रहे हैं। देखो, रिलीजन एक ऐसी चीज है जो हम सबके दिल के बहुत ही ज्यादा करीब है। हम में से ज्यादातर लोग अपने रिलीजन से इमोशनली अटैच्ड है, और क्योंकि ऐसा है इसलिए ये पॉलिटिकल पार्टीज आपको मैनिपुलेट करने के लिए इसका जमकर इस्तेमाल करती है। अब आखिर पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ ऐसा करती क्यों है, और ये सब कुछ आपके साथ करा कैसे जाता है, जरा इसको समझते हैं। अगर सेंसस के डेटा को बहुत ही ध्यान से देखा जाए तो साल 1951 से लेकर साल 2021 तक हिंदू पॉपुलेशन मेजॉरिटी में रही है। जहां पर हिंदू पॉपुलेशन हमारे भारत में 80.3% है, वहीं पर मुस्लिम पॉपुलेशन सिर्फ 14.61% है। तो अगर ऐसा है तो फिर आखिर ये बात क्यों कही जा रही है कि मुस्लिम कम्युनिटी लव जिहाद जैसी चीजों का इस्तेमाल करके हिंदू पॉपुलेशन को डोमिनेट करना चाहती है? क्योंकि अगर नंबर्स को देखा जाए तो चाहे कितना भी लव जिहाद कर लो, भारत के अंदर हिंदू पॉपुलेशन को मेजोरिटी से हटा पाना इम्पॉसिबल है। लव जिहाद ये सारा का सारा खेल पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा
द्वारा खेला जाता है और खास करके तब जब इलेक्शंस बहुत ही नजदीक हो। तो इसके लिए इस्तेमाल होता है फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्जरिंग ऑल्टरनेट रियलिटी का। ये जो फ्रेमवर्क है ये 5 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव। तो एक डेटा देता हूं जिससे आपको एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव समझने में आसानी होगी। ये है केरला और कर्नाटका के पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स, जहां पर केरला के अंदर 54.72% पॉपुलेशन हिंदू है और सिर्फ 26.56% पॉपुलेशन मुस्लिम है। वहीं पर कर्नाटका के अंदर 84% पॉपुलेशन हिंदू है और 12.92% पॉपुलेशन ही सिर्फ मुस्लिम है। तो जहां पर हिंदू पॉपुलेशन मेजोरिटी में हो वहां पर पॉलिटिकल एंगल से हिंदू वोट्स की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। और अगर बीजेपी की पास्ट हिस्ट्री देखी जाए तो वो साउथ के स्टेट्स में कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही है। केरला की पॉलिटिक्स को मेनली ये 2 अलायंसेस कंट्रोल करती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के साथ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और दूसरी तरफ है कांग्रेस की यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। और वहीं पर कर्नाटका इकलौता ऐसा साउथ स्टेट है जहां पर इस वक्त बीजेपी की सरकार है। अब चीजों को जरा ध्यान से समझते हैं। 10 मई 2023 को कर्नाटका के इलेक्शंस आ रहे हैं और ऐसे में एक ऐसी मूवी का रिलीज होना जो कि लव जिहाद जैसी कॉन्स्पिरेसी को रियल बता रही है, इससे पब्लिक के अंदर जो हिंदू वोटर्स का वोटिंग सेंटिमेंट है वो पूरी तरीके से मैनिपुलेट हो सकता है। और हमारी जनता बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसा होगा भी। तो इससे ऑब्जेक्टिव तो बहुत क्लियर है कि लव जिहाद को एक मैनिपुलेटिव स्टोरी बनाकर साउथ के स्टेट्स के अंदर इलेक्शंस जीतने के लिए हिंदू वोट्स को कंसोलिडेट किया जाएगा। अब हिंदू वोटर्स को पार्टी के फेवर में लाने के लिए ये 2 नैरेटिव्स बनाए जाते हैं। नंबर 1 प्रोटेक्टर, कि जो पार्टी प्रोपेगेंडा फैला रही है दरअसल वो एक प्रोटेक्टर है उस कम्युनिटी की जो कि उस पर्टिकुलर स्टेट में मेजॉरिटी में है। जो करने के लिए उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कई सारी चीजें करी जाती है, जैसे कि मंदिर बनवाना, कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर उस पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी को सपोर्ट करना और यहाँ तक कि दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी के अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बिल्ड करना, ये सारी चीजें करी जाती है। दूसरा है ग्लोरिफिकेशन, जो भी कम्युनिटी मेजॉरिटी में है उसकी कल्चर, उसकी आइडेंटिटी को ग्लोरीफाई करा जाता है ताकि बाद में उस चीज को यूज करा जा सके एज अ काउंटर कि ये हमारी कम्युनिटी बहुत ही ग्लोरीफाइड है और इसको कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसके ऊपर कोई एक्चुअली में अपना कंट्रोल जमाना चाहता है और हमारी पार्टी आपको इससे बचाएगी। पर ये सारी चीजें लोगों को सच तभी लगती है जब इस फ्रेमवर्क का अगला हिस्सा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जो कि है कॉन्टेक्स्ट। अब ये कॉन्टेक्स्ट देने के लिए जो बेस्ट सिचुएशन होती है वो होती है जब लोगों के दिमाग में पहले से कोई बिलीफ सेट हो, क्योंकि अब बिलीफ तो सेट है, बस उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे 2009 में जब लव जिहाद का कॉन्सेप्ट फैलने लगा था तो सबको ये लगने लगा कि शायद मुस्लिम कम्युनिटी सबको मुस्लिम बनाना चाहती है। एविडेंस नहीं था इसलिए ये बिलीफ थोड़ा सा कच्चा रह गया था। पर जैसे ही इलेक्शंस पास आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा माहौल क्रिएट करती है कि ये सारे पुराने बिलीफ्स दोबारा से रिवाइव हो जाते हैं और लोग इमोशनल होकर उसी पार्टी को वोट करते हैं, क्योंकि पार्टी भी जानती है कि जब तक लोगों को एविडेंस का ख्याल आएगा तब तक तो इलेक्शंस ओवर हो चुके होंगे। जिसके बाद आता है सबसे ज्यादा खतरनाक स्टेप और वो है कैंपेनिंग। अब देखो ऑब्जेक्टिव सेट है कि हिंदू वोट्स को अपने फेवर में मोबिलाइज करना है, नैरेटिव भी सेट है कि हिंदू धर्म इस वक्त खतरे में है और कॉन्टेक्स्ट ये है कि लव जिहाद के चलते जहां पर मुस्लिम लोग हिंदू लोगों को अपने धर्म से अलग कर रहे हैं। अब ये 3 चीजें ऑब्जेक्टिव, नैरेटिव और कॉन्टेक्स्ट, इन 3 चीजों को कंबाइन करके एक पॉलिटिकल कैंपेन क्रिएट करा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कि मुस्लिम लोग हिंदू बच्चों को किडनैप करके एक सीक्रेट जगह पर मुस्लिम के तौर पर बड़ा करते हैं। एक कैंपेन ये भी बन सकता है कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज के अंदर हिंदूज को फोर्स किया जाता है कि वो अपना धर्म चेंज कर ले, वरना उनको उस एरिया से निकाल दिया जाएगा। देखो कैंपेन चाहे कैसा भी हो, मैटर करता है कि उसका एग्जीक्यूशन कितने ढंग से करा गया है, क्योंकि उसी चीज से वोट्स को मोबिलाइज किया जाता है। जिसके बाद तैयार होता है कंटेंट। अब सब कुछ सेट है, लोग काफी हद तक मान चुके हैं कि ये सारी थ्योरीज सच है। अब बस कुछ इंसिडेंट्स को इन थ्योरीज के साथ लिंक करना रह गया है ताकि उस इंसिडेंट को एज एन एग्जांपल यूज किया जा सके उस थ्योरी को प्रूव करने के लिए। एंड अगेन उस इंसिडेंट का जब तक एविडेंस आएगा तब तक इलेक्शंस खत्म हो चुके होंगे। यही वो तरीका है जिससे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रिलीजियस सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल करके वोट्स को मोबिलाइज करती है ताकि वो इलेक्शंस जीत सके। लेकिन आखिर हम एज सिटीजंस इस बारे में कर क्या सकते हैं? सबसे पहले तो हमें अपने रिलीजन और रिलीजियस सेंटिमेंट्स को साइड रखकर एक पॉलिटिकल एंगल को एक्सप्लोर करना चाहिए, फैक्ट्स और एविडेंसेस को स्टडी करना चाहिए ताकि सच क्या है ये हम सबको पता लग पाए। हम लोग अक्सर जो फिल्म्स में देखते हैं, जो मीडिया में सुनते हैं, उसी चीज को सच मान लेते हैं बिना एक पल खुद से थोड़ी सी भी रिसर्च करे कि आखिर मामला क्या है। हम चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें, मगर हमारा वोट कभी भी इमोशनल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके मेरे हम सबके इमोशंस को मैनिपुलेट करना बहुत ही ज्यादा आसान है और ये चीज हर पॉलिटिकल पार्टी को मालूम है। बहुत ही दुख के साथ कह रहा हूं, मगर हमारे देश में डेवलपमेंट की बात बाद में होती है, पहले बात होती है कि आखिर इलेक्शंस कैसे जीते जाएंगे। देखो पॉलिटिक्स एक बहुत ही गंदा खेल है और क्योंकि इसमें कोई नियम नहीं है, इसलिए पावर में आने के लिए जो कुछ भी लगता है पॉलिटिकल पार्टीज वो सब कुछ करने के लिए तैयार होती हैं। अब ये सब कुछ देखकर बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं ताकि आप दूसरी पार्टी को जाकर वोट दो, पर मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता हूं। ये हर एक इंडिविजुअल का डिसीजन होता है कि वो आखिर कौन सी पार्टी को वोट करना चाहता है। पर यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब भी आप वोट करते हो तो आखिर देश के अंदर जो चीजें चल रही है, क्या आप उसके बारे में इन्फॉर्म्ड हो? क्या आपने रिसर्च करी है? क्या आपको दोनों साइड के फैक्ट्स और एविडेंसेस को स्टडी किया है? क्योंकि जो सच है ना, वो दोनों साइड के फैक्ट्स और एविडेंसेस के बीच में कहीं छुपा होता है। और अगर आप सिर्फ इलेक्शन प्रोसेस को ही सही से समझ लोगे ना, तो आपके लिए ये सच ढूंढना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। और अगर आपको ये सीखना है तो इसके लिए आप कुको एफएम के ऊपर द इलेक्शन प्रोसेस इस ऑडियो बुक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कुको एफएम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और मेरा कूपन कोड ADI30 यूज करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको अपने पहले महीने के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। प्लीज मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को रिलीजियस और पॉलिटिकल इन दोनों ही एंगल से ना देखो, क्योंकि ना तो हम किसी भी धर्म के खिलाफ है और ना ही किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैं। हम सिर्फ सच के साथ हैं और शायद आपको भी होना चाहिए। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, ताकि उनको भी ये सारी बातें मालूम पड़ पाए। और चैनल पर अगर आप नए आए हो तो ऐसी जबरदस्त वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर से करना।